गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लखनऊ नामा एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। आपके जो सिलेबस का नया टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अभी तक हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमने जो एक्ट्स पढ़े उसमें क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए उसमें हम लोगों ने देखा। उसी क्रम में हमारा अगला जो चार्टर एक्ट है, एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट की पृष्ठभूमि क्या थी, इस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोगों ने देखा होगा पिछले अधिनियम में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे रेगुलेशन लगाए जा रहे थे, उसमें प्रोविजंस लगाए जा रहे थे, उसको पिछले एक्ट में 20 साल के लिए व्यापार करने का जो एक अधिकार दिया गया था, उसी 20 साल के क्रम में अब जब 20 वर्ष पूरा हो गया तो एक और चार्टर अधिनियम लाया गया जो 1813 में लाया गया। अब इसको लाने की क्या आवश्यकता हुई और क्या क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, पहले इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आगे आएंगे। तो देखिए, इसके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। मतलब उस पर एक साथ व्यापार और शासन दोनों करना संभव नहीं हो पा रहा था। पहला प्रभाव देखेंगे कि इसका ऐतिहासिक जो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, चार्टर एक्ट 1813 क्यों लाया जा रहा है। इसमें पहला पॉइंट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य जो है धीरे धीरे अपना बढ़ा रही थी। जो बंगाल, मद्रास और जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज थी, उनके अलावा इन्होंने और भी एरिया में भारत के व्यापार करना अपना प्रारंभ कर दिया और व्यापार के साथ साथ इन्होंने शासन भी किया। तो व्यापार और शासन करना एक साथ संभव नहीं हो पाया। ये ब्रिटिश के पार्लियामेंट में और ब्रिटिश के व्यापारियों में ये मांग उठने लगी। तो दूसरा इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था यूरोपियन मार्केट में नेपोलियन ने जो ब्रिटिश व्यापारियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। क्योंकि पहले क्या था कि जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको दो रास्ते थे। एक तो वो यूरोप में जाके अपने व्यापार कर लेते थे, दूसरा ये था कि इंडिया में उनका एक डिमांड थी कि हमको इंडिया में व्यापार करना ही है। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके एक रास्ते तो पूरी तरह से बंद हो गए कि नेपोलियन ने यूरोपीय बाज़ार में ब्रिटिश व्यापारियों को प्रतिबंधित कर दिया। अब इससे उनकी मांग और तेज़ हो गई कि भाई, एक तो हमारा व्यापार इधर से बंद हो गया और उधर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे रखी है, तो अब हम कहाँ जाएं। और उसी समय जो तीसरा इम्पैक्ट था कि एडम स्मिथ, जो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में वर्णित खुले बाजार की नीति, लेजिस फेयर, विचारों में आ गई। उसका प्रसार हुआ ज़्यादा, मतलब लोगों ने इसको पूरी तरह से समझा जाना। और एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में यही चीज़ कहा कि बाज़ार को खुले छोड़ दीजिए। जो भी व्यापारी, जो भी कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी वो अपने व्यापार को आगे लेके जाएगी, जो सर्वाइव नहीं करेगी वो अपने व्यापार को आगे नहीं लेके जा पाएगी। तो आज के समय में भी आप जो करंट मार्केट में अब देख रहे हैं कि वही चीज़ चली होती है। मार्केट खुला होता है, जिसका व्यापार, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होता है, जिसकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अच्छी होती है, वो कंपनी आगे जाती है, और जिसका नहीं हो पाता वो कोलैप्स हो जाती है। तो उसके बाद तीसरा जो चौथा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो कि ब्रिटेन में 18 सेंचुरी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, जो उनकी जो उत्पादकता थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिससे उनको बड़े बाज़ार की आवश्यकता होने लगी। मतलब व्यापारी अब जो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होने लगा तो उन उत्पादक चीज़ों को बेचेंगे कहाँ, उनके लिए एक मार्केट ही चाहिए होने लगी। तो भारत में व्यापार करने के लिए उन व्यापारियों को ब्रिटिश की उन व्यापारियों की जो मांग थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट को कुछ प्रोविजंस 1813 में लाने पड़े और कुछ अधिनियम बनाए गए जो कुछ इस प्रकार है। तो 1813 का अधिनियम क्या था, उसके क्या क्या प्रोविजंस थे, आइए हम लोग देखते हैं। पहला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक जो व्यापार करती आ रही थी एक मोनोपोली के रूप में, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और भारत में जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको अब आने की अनुमति दे दी गई, उनका रास्ता। लेकिन अनुमति तो दी गई, लेकिन देखिए क्या क्या चीज़ें बनाई गई। अभी प्रोविज़न आप देखते जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो यहाँ कर ही रही थी, शासन भी कर रही थी, बाहर के व्यापारियों को भी उन्होंने परमिशन दे दिया, लेकिन लाइसेंस के साथ लाइसेंस सिस्टम लगा दिया कि अगर आपको, नेक्स्ट प्रोविज़न पे बात करते हैं कि ब्रिटेन के जिन व्यापारियों को भारत में व्यापार करना था उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल से अनुमति लेना अनिवार्य था।
मतलब एक लाइसेंसिंग कि भाई आपको अगर इंडिया में व्यापार करना है तो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। एक चीज़ बताइए कि अगर आपको किसी मान लीजिए कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ, मार्केट लखनऊ का कोई बड़ा मार्केट है, वहाँ पे आपको व्यापार करना, अपना कोई नया व्यापार स्टार्ट करना है, तो वहाँ के जो बड़े व्यापारी होंगे उनसे आपको परमिशन लेना होगा। अब क्या वो चाहेंगे कि आपको अपने मार्केट पे कंपटीशन दें? नहीं रहने देंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ी एक गेम के रूप में ये मतलब प्रोविज़न बनाया गया कि लोगों को समझ में भी नहीं है और प्रोविज़न भी दिया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या प्रोविज़न था। नेक्स्ट प्रोविज़न ये था कि प्रतिरोध की स्थिति में नियंत्रक मंडल जो कि ब्रिटेन में बैठा हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, से अपील की जा सकती थी तथा उसका निर्णय अंतिम तथा मान्य होता था। अगर मान लीजिए कि वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, कंपनी का जो निदेशक मंडल है, अगर वो व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है, फिर कोई प्रतिरोध होता है, तो उसकी अपील आप जो ब्रिटेन पार्लियामेंट में जो बीओसी बैठा हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा, उससे अपील कर सकते हैं। लेकिन इसका भी निर्णय सर्वमान्य होगा, मतलब अंतिम निर्णय हो, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। एक तरह से पूरी तरह से उनको बांध के भेजा गया था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविज़न था कि चाय तथा चीन के साथ अफीम, ये दो व्यापार बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यापार होते थे ब्रिटिश कंपनी के लिए। तो इन दोनों व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को बनाए रखा गया। ये चाय का जो व्यापार होता था वो श्रीलंका में भी एक उस समय में बहुत ही बड़ा प्रतिरोध हुआ, जो है जाफना प्रायद्वीप पे जाकर के अंग्रेज़ों ने चाय पहली बार चाय का उत्पादन किया और वहाँ पे एक लिट्टे समुदाय के जो आतंकी संगठन उभरे वो काफ़ी समय तक ब्रिटिशर्स के विरोध में रहे। तो ये मतलब चाय का और चीन के साथ अफीम का जो व्यापार था उस पर मोनोपोली इन्होंने बना के रखा। नेक्स्ट प्रोविज़न था कि जो ईसाई मिशनरियों को भारत में धन प्रचार की अनुमति दे दी गई। देखिए जो ईसाई मिशनरीज थी उनका मेन जो पर्पस था इंडिया में आने की परमिशन जो मांग रहे थे, उनका ये पर्पस था कि वो यहाँ पे आकर के जो एजुकेशन थी, एजुकेशन एंड हॉस्पिटल, इन दो चीज़ों को उनका बढ़ावा देने का वो था। चलिए हॉस्पिटल तक तो ठीक था, ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए परमिशन दे सकती थी, लेकिन इनको नहीं लगता था कि एजुकेशन देना इंडियंस को ठीक होगा। ये सोचते थे कि अगर हम इनको एजुकेट कर देंगे, पढ़ा लिखा देंगे, तो फिर ये ही हमें यहाँ से विरोध करने लगेंगे। इनको अपने धर्म जो ग्रंथ हैं, जो इनके कुरान और हदीस है, यही सब पढ़ कर के, ये हिंदू गीता पढ़ कर के ही जो है अपने में पढ़े रहें तो बेहतर होगा, इनको अच्छी शिक्षा देने उचित नहीं है। लेकिन ब्रिटिश मिशनरियों का फिर आगमन हो ही गया। अब जब ब्रिटिश मिशनरियों का आगमन हो गया, मतलब पढ़ाने वाले भी आ गए, तो एक और प्रोविज़न बनाना पड़ा कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीय राजस्व से शिक्षा पर कर दिया जो खर्च किया जाएगा। मतलब अब हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा पर, वो भी भारतीय राजस्व, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजस्व जनरेट हो रहा है उसमें से 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ये रहा 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें कुछ प्रोविजंस ब्रिटिश पार्लियामेंट पे दबाव बना के एक तरह से बनाए गए। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 1833 का जो चार्टर अधिनियम था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पे बन रही थी, वो कैसे धीरे धीरे भारतीय नागरिकों पर और कैसे भारत पर जो दावा करने का जो प्रोविज़न बनाया गया वो आया। इस अधिनियम में जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, या इस अधिनियम में जो सबसे बड़ी चीज़ बनाई गई, वो ये थी कि कहीं न कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश शासन ने ये दावा कर दिया कि भारत अब हमारा है। मतलब इन्होंने इंडिया पे अपना कब्जा जमा लिया। ये इस प्रोविज़न में कहीं ना कहीं उन्होंने बात को कह दी। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे शासन कर रही थी। एट द टाइम इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, लगभग बहुत से ऐसे देशों पे, छोटे छोटे देशों पे कब्जा था। तो वो 1833 का समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी कब्जा जमा। आप लोगों को इस चैप्टर में ना, ऐसे जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि ये कहीं इतिहास तो नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को समझने के लिए ना आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए। अगर आप इतिहास को धीरे धीरे समझेंगे, जैसे आपके सिलेबस में
पीछे के जो भी मैंने अधिनियम्स बताए, जो भी एक्ट्स बताए, वो नहीं थे। लेकिन अगर उन सबको आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि ये सीधे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से मैं उठा करके अगर आपको 1861 के परिषद अधिनियम में स्टार्ट कर दूं, तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वीडियो को पेशेंस से देखिए। हाँ, अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमको जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको उत्तर देंगे। डाउट सेशन भी रखेंगे, क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपका जो यूनिट फर्स्ट है, लास्ट डे जब समाप्त होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस लखनऊ विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का एक मॉक टेस्ट के रूप में भी कंडक्ट कराएंगे लाइव क्लास में आकर के। तो ये सब चीज़ें अभी चलेंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। हाँ, वीडियो अगर समझ में आ रही है तो लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए देखिए, अब हम चार्टर एक्ट 1833 देखेंगे। इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी और 1833 का जो अधिनियम बनाया गया, वो इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो पहला इसका जो पृष्ठभूमि था कि 1813 से 1833 तक जो कंपनी थी वो खूब अच्छे से शासन करने लगी थी। मतलब शासन में अत्यधिक वृद्धि हो गई कंपनी के, तथा ब्रिटेन में इसका विरोध होने लगा कि व्यापार और शासन एक साथ नहीं किया जा सकता। भाई एक चीज़ बताइए कि अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि लखनऊ के डीएम साहब हैं। ये इस टाइम कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके डीएम जो होते हैं टॉप मोस्ट ऑफिसर होते हैं। अगर उनको कह दिया जाए, उनको एक अधिकार मिल जाए कि वो लखनऊ में अपना जो है कोई शोरूम खोल के बैठ जाएं, ठीक है? तो अब बताइए कि सबसे ज़्यादा आप लोग कहाँ खरीदने जाएंगे? भाई डीएम साहब का शोरूम है, जाएंगे तो वहीं पे लोग। तो वही चीज़ यहाँ पे थी कि शासन भी वो कर रहे हैं और व्यापार भी करने लगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट करने लगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका ज़बरदस्त विरोध होने लगा, और जब इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ तो फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कुछ न कुछ प्रोविज़न ब्रिटिश पार्लियामेंट को बनाने पड़े। लेकिन इसका दूसरा क्या कारण था उसको देखते हैं। देखिए, ब्रिटेन में विंग दल थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े ही तिरछी नज़रों से देखते थे, और वो बड़े उदारवादी लोग होते थे। दो दल होते थे, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक। तो जो प्रोटेस्टेंट होते थे, उदारवादी दल, वो विंग दल के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं टारगेट करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, ये चीज़ तो ठीक नहीं है, एक साथ व्यापार और शासन उचित नहीं है। तो उन लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा, तो कंपनी का जो विरोध भी बढ़ने लगा कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या तो व्यापार करेगी या तो शासन करेगी। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को तय करना ही होगा, ठीक है? तो अब इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ प्रोविजंस बनाए, और इन प्रोविजंस को आइए देखते हैं कौन कौन से प्रोविजंस बनाए गए। देखिए, जो पहला प्रावधान बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनैतिक तथा प्रशासनिक निकाय बना दिया गया और व्यापार से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब इनको पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दी गई और कहा गया कि अब व्यापार आप मत करिए, आप केवल और केवल प्रशासन करिए, केवल और शासन देखिए, ठीक है? और दूसरा प्रोविज़न बनाया गया कि कंपनी को ट्रस्ट के रूप में, न्यास के रूप में अगले 20 वर्षों तक भारत में शासन करने की अनुमति दी गई, ना कि व्यापार करने की अनुमति दी। इसके पहले के जो एक्ट्स बनाए गए थे उसमें हर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल तक व्यापार करने की अनुमति दी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक न्यास के रूप में, एक ट्रस्ट के रूप में 20 साल तक क्या करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन रूल करने के लिए अनुमति दे दी गई, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविज़न था, देखिए कुछ छोटे छोटे फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनको हम देखते हैं। मैं कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा भी बताऊंगा, पहले फैक्ट को आप देख लीजिए। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हमको पीडीएफ कहाँ से मिल जाए और चीज़ों को कैसे, पहले उनको समझिए, उन कॉन्सेप्ट को समझिए, अवधारणाएँ क्या है, उसके बाद फैक्ट तो आप कहीं से भी ढूंढ के लिख लेंगे, मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, लेकिन अवधारणाओं को समझिए। तो देखिए, जो नेक्स्ट प्रोविज़न बनाया गया कि बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना। कहीं न कहीं ये संपूर्ण भारत पर इस जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या ब्रिटिश शासन था, संपूर्ण भारत पर कब्जा दिखने लगा।
कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया किसको, व्यापार के बंगाल के गवर्नर जनरल को। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। नेक्स्ट प्रोविजन था कि प्रांतों के गवर्नर को परिषद के साथ विधि बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो बनाए थे जो अलग अलग बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, उसमें जो छोटे छोटे प्रांत होते थे उनके गवर्नर को परिषद के साथ जो विधि बनाने की शक्ति थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई और कहा गया कि सपरिषद गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाएगा। जो गवर्नर जनरल भारत का बनाया गया वो संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाएगा। लेकिन एक और चेंज किया गया, वो चेंज ये हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य, जो पहले आपने देखा होगा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें 4 सदस्यों में से एक को हटा के 3 सदस्य कर दिए गए थे, लेकिन अब फिर एक सदस्य की एंट्री कर दी गई जिसको विधि सदस्य के रूप में लाया गया। और जो पहला सदस्य था वो लॉर्ड मैकाले था। मतलब कहा गया कि जब गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल में कोई लॉ बनाएगा तो ये मेंबर वहाँ पे बैठेंगे, हाँ, लेकिन गवर्नर जनरल की काउंसिल में इनको वोटिंग राइट नहीं दी गई। कहा गया कि ये वोट नहीं दे सकते। इनको क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसमें ये लॉ तो बनाएंगे लेकिन ये वोट नहीं देंगे। मतलब विधि सदस्य मतदान नहीं कर सकता था। काउंसिल मीटिंग अगर हो रही है गवर्नर जनरल की परिषद में और कोई मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे ये मतदान करने नहीं जाएगा। नेक्स्ट चेंज क्या है कि आगरा तथा पश्चिम अवध को मिलाकर एक नया उत्तर पश्चिम प्रांत बना दिया गया, एक नया प्रांत बनाया गया। और उस समय में जो फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस में जो क्रांति आ रही थी उसका भी प्रभाव पड़ रहा था। मतलब कहीं ना कहीं अब जब भारत पे ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश शासन धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा रहा है तो उसको दिखाना भी पड़ेगा कि नहीं, हम भारत की जनता के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए उन्होंने फिर एक और प्रोविज़न बनाया कि पूरक विधि द्वारा 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। स्लेवरी सिस्टम जो होता था उसको समाप्त कर दिया कि अब दास प्रथा नहीं होगी। फिर ब्रिटिश नागरिकों को भारत में जो भूमि खरीदने और निवास करने का भी अनुमति दे दिया गया। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे अब वो इंडिया में आकर के ज़मीन खरीद सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविज़न ये था कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर भारत में जाति, जन्म, धर्म आदि के आधार पर विभेद न होने की बात की गई। मतलब व्यक्तिगत जो अधिकार थे उनको भी बढ़ावा दिया गया। अब इन सब चीज़ों के साथ आप एक चीज़ तो देख रहे होंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो पूरी तरह से एक भारत पे कब्जा था, आधिपत्य, वो अब धीरे धीरे जम गया था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने के लिए ट्रस्ट के रूप में 20 साल की अनुमति दे दी। मतलब आप 20 साल तक शासन तो करेंगे लेकिन हमारे गवर्निंग बॉडी बन के आपको करना होगा। जब हमारा मन करेगा तब हम शासन को ले भी सकते हैं। ऐसा उन्होंने एक पहले से मैसेज तो दे दिया था। उसके बाद देखिए अब ये हुआ कि जब कोई कंपनी बनती है तो उसमें कुछ शेयर होते हैं। ये जो हमारा 13 प्रोविज़न था इसको मैं लिखना भूल गया था, यहीं पे नोट कर देते हैं। तो उस कंपनी के जो शेयर धारक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयरदार थे, अब उन लोगों ने भी प्रश्न उठाया कि भाई एक चीज़ बताइए कि अगर हमने शेयर दिया था आपको कंपनी चलाने के लिए और अब शासन करने लगे तो अब तो हमारा शेयर पूरा डूब जाएगा। तो उन्होंने एक प्रोविज़न बनाया कि अगले आने वाले 40 वर्षों तक, जो 13वां प्रोविज़न था कि अगले आने वाले 40 वर्षों तक जो भी कंपनी के शेयरधारक हैं उनको 10.5% का लाभांश दिया जाएगा, 10.5% का लाभांश दिया जाएगा, जिससे आपको घाटा नहीं होगा। नहीं तो ये चीज़ सोचिए कि अगर कोई कंपनी, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी आए आपसे, इंडिया में कोई कंपनी आए और कहे कि आप मुझे जो मेरा शेयर खरीदिए, मैं कार बना रहा हूँ और टॉप मोस्ट मॉडल का कार बनाऊँगा, और आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा और आपने उसमें पैसे लगा दिए, शेयर खरीद लिए, और जब कंपनी ने पूरे पैसे कलेक्ट कर लिए तो फिर कहा कि ऐसा करते हैं कि अब हम कार नहीं बनाएंगे, अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे भाई हमने शेयर लगाया था कि कार बनेगा, हमें प्रॉफिट होगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन कंपनी कह रही कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो शेयर धारक पूरी तरह से नाराज़ थे। उनको खुश करने के लिए
ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक जो प्रोविज़न बनाया वो ये था कि उनको अगले 40 वर्षों के लिए 10.5% के लाभांश पर उनको शेयर दिया जाएगा, उनको मतलब शेयर का लाभांश दिया जाएगा, जिससे वो पूरी तरह से चुप रहें, वो पार्लियामेंट में हंगामा ना फैलाए। तो ये रहा 1833 का चार्टर एक्ट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उन पे, और इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिखने का तरीका भी बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।